मित्रों नमस्कार। एक छोटे से अंतराल के बाद हम पुनः उपस्थित हैं। इस बीच हमने जगह भी बदली है और कुछ पृष्ठभूमि में भी बदलाव किया है। अभी हमने कुछ देर पहले नवीनतम पुस्तक कविता संकलन सुरेश ऋतुपर्ण जी की इकहरी नहीं है पानी की कहानी से कविताओं को सुना। अब एक शीघ्र प्रकाश्य पुस्तक जो है कविताओं की ही, उससे कहानियों को सुनेंगे, जिसका शीर्षक कवि ने रखा है कल जब मैं नहीं रहूंगा। मित्रों, इस पुस्तक का जो डमी है वह सुरेश जी के पास है। हम उनसे अनुरोध करते हैं कि एक बार उसके आवरण को भी दिखलाते हुए चलें। यह जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, कल जब मैं नहीं रहूंगा, सुरेश ऋतुपर्ण। इसमें जो प्रयोग कवि ने किया है, एक छायाकार और एक कवि ने किया है, वह यह कि एक तरफ एक चित्र है और उसी के पार्श्व में उस पर केंद्रित एक कविता, मगर ये दोनों एक समय परिघटित नहीं हुए हैं। यह एक संयोग है। यह कवि के भीतर उन बिंबों को लेकर, उन दृश्यों को लेकर जिस तरह की कल्पना रही होगी, जिस तरह की सोच रही होगी, वे सुखद संयोग घटित होते गए और बाद में रचनाकार को लगा कि इनको हम एक युग्म का रूप भी दे सकते हैं। इस मायने में यह कविता खास है। संभवतः महंगी पुस्तक भी होगी, क्योंकि आर्ट पेपर में इन बेहतरीन चित्रों को प्रस्तुत करना प्रकाशन के हिसाब से एक महंगा काम भी है। तो इस पुस्तक के विचार को भी सुरेश ऋतुपर्ण जी से जानते हैं और इसके प्रकाशन को लेकर किस तरह की चीजें हुई। हिंदी में अमूमन कविताओं में इस तरह के प्रयोग हुए हैं, मगर महंगी किताबों का चलन जरा कम है, तो इस पर भी हम लेखक को सुनेंगे और तदुपरांत कविताओं को। आदरणीय सुरेश ऋतुपर्ण जी, स्वागत। नमस्कार। अब मैं आपको अपने इस नवीनतम कविता संग्रह, जो बहुत जल्दी ही प्रकाशित होकर आने वाला है, कल जब मैं नहीं रहूंगा के पीछे की एक अंतर कथा आपको बताऊंगा। कोरोना के दिनों में जब मैं अस्वस्थ था, जैसे मैंने पिछले संग्रह की भूमिका में बताया था, तभी मैंने अपने जीवन के पिछले 40-50 सालों में उतारी गई अनेक पारदर्शियों को इकट्ठा किया। खाली बैठे मन नहीं लगता था, लॉकडाउन था, तो उन चित्रों को मैंने जब ये देखना शुरू किया कितने डब्बे भरे पड़े हैं, इनका मैं क्या करूं, तो मैंने सोचा जो जरूरी पारदर्शियां उनको रखूंगा, बाकी की मैं फेंक दूंगा। संभाल नहीं पा रहा था। तब मैंने ये पाया अचानक कि मेरी बहुत सारी जो पारदर्शियां हैं, उनका और मेरी कविताओं के बीच में कहीं कोई एक सामरस्य बन रहा है। एक अनायास सा मन में भाव आया कि क्या यह मैं अपनी कविताओं के साथ इन पारदर्शियों को लगा करके देखूं। इन पारदर्शियों के और कविता के रचने के बीच में सालों का अंतराल है। मैं बताता जाऊंगा आपको कि मैंने कौन सी कविता कब लिखी और चित्र कब उतारा, कहाँ उतारा। उन दोनों के बीच में कोई ऐसा भाव नहीं है कि कोई ये सोचे कि मैंने चित्र खींचा और कविता लिख दी उसको देखकर, या कविता को लेकर के सामने मैं कोई चित्र खींचने चला गया। ऐसा कोई भी प्रयास मैंने नहीं किया था। ये सब अनायास ही हुआ है। इन चित्रों के पीछे मेरी यात्राएं छुपी हुई हैं, मेरी आयावरी छिपी हुई है, और मेरी कविताओं के पीछे मेरी अपनी जीवन यात्रा छुपी हुई है।
तो उन कविताओं में से कुछ कविताएं और चित्र आपको मैं दिखाऊंगा और कविता सुनाऊंगा। पहली कविता मैं सुना रहा हूं आपको, जिसका शीर्षक है समर्पित क्षण अप्रतिम। लेकिन उससे पहले आप ये चित्र देखिए। ये चित्र मैंने 2015 में कोणार्क मंदिर में लिया था। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि कोणार्क के शिल्प में बहुत सारे युग मूर्तियां हैं और उनके बीच में से ये मैंने एक चित्र उतारा था। ये 2015 की बात है, लेकिन जो कविता मेरी इसके साथ मैंने लगाई है वो 1974 में लिखी गई थी, 1974 में लिखी गई थी। लगभग 40 साल से ऊपर का अंतराल इन दोनों के बीच में है। लेकिन इस चित्र को देखिए और इस कविता को मैं पढ़ रहा हूं तो उसे फिर से चित्र को देख करके सुनिएगा। वह क्षण अप्रतिम जो तुम्हारे साथ मैंने जिया, अधरों पर बहता उष्ण स्नेह जल बूंद बूंद पिया, मन में बसा अकेलापन आंसू बन ढुलक गया, वह क्षण अप्रतिम जो तुम्हारे साथ मैंने जिया। वह क्षण अप्रतिम जो तुम्हारे साथ मैंने जिया, अधरों पर बहता उष्ण स्नेह जल बूंद बूंद पिया, मन में बसा अकेलापन आंसू बन ढुलक गया, बाहों में बंध आकुल कपोत सो गए, पलकों में मुद खारी सैलाब खो गए, अल सुबह मग खिलखिला दुख पंखुरी पंखुरी हो झर गया, वह क्षण अप्रतिम जो तुम्हारे साथ मैंने जिया, अधरों पर बहता उष्ण स्नेह जल बूंद बूंद पिया। तो ये कविता मैंने 1974 में लिखी और ये ट्रांसपेरेंसी 2015 में मैंने उतारी थी और इन दोनों को मैंने एक जगह ला कर रखा। तो ये एक कविता मैं दूसरी सुना रहा हूं जो 1978 के आसपास लिखी गई थी और मैंने अपनी जापान यात्रा के अंदर बहुत सारे चित्र खींचे थे। उसमें एक ये पुल का चित्र है, सेतु का चित्र है और मेरी एक कविता में सेतु का एक बिंब आता है। तो मैंने इस कविता के इस सेतु वाले चित्र को उस कविता से साथ रख करके इसमें रखा है। कविता सुनिए। शीर्षक है ऐसा होता है। ऐसा होता है बहुत बार, संवाद के सेतु उड़ जाते हैं, एक गहरा चुप बीच में बहता है निर्विकार, ऐसा होता है बहुत बार। पहली ही फुहार में आसक्त मन भीग कर, हमने भी रोपा था कामना तर उमग कर। पहली ही फुहार में आसक्त मन भीग कर, हमने भी रोपा था कामना तर उमग कर। संभव हो पाया नहीं पर पल्लवन त्योहार, ऐसा होता है बहुत बार, संवाद के सेतु उड़ जाते हैं, एक गहरा चुप बीच में बहता है निर्विकार, ऐसा होता है बहुत बार। संबंधों की भी अपनी सामर्थ्य होती है, कब चुक जाए कौन जानता है। संबंधों की भी अपनी सामर्थ्य होती है, कब चुक जाए कौन जानता है। बनना मिटना भी होता है किसी का, कौन मानता है। हंसती आंखों में ही सोता है स्तब्ध हाहाकार, ऐसा होता है बहुत बार। संवाद के सेतु उड़ जाते हैं, एक गहरा चुप बीच में बहता है निर्विकार, ऐसा होता है बहुत बार, ऐसा होता है बहुत बार। अगली कविता एक छोटी कविता है, शीर्षक है चुप्पी
और इसमें एक जो दृश्य है वो मैंने जापान में उतारा था, एक सूर्यास्त का, जिसके अंदर एक पहाड़ी भी है और पहाड़ी के पीछे सूर्य डूब गया है और सारी जो पहाड़ी की रेखा है ऊंचाइयों वाली वो सांवली पड़ करके काली पड़ती चली जाती है। ये एक चित्र था जो मैंने 2009 के आसपास उतारा था जापान में, क्योतो में। लेकिन कविता जो मैंने लिखी थी वो मुझे अच्छी तरह से याद है, 1977 की जनवरी में मैंने लिखी थी। 1977 और 2000 से क्या मैंने क्या 9 या 10 के आसपास ही उतारी है, शायद याद नहीं आ रहा अभी क्योंकि यहाँ लिख नहीं रहा है। और कविता का शीर्षक है चुप्पी। ध्यान से इसे सुनिएगा। अभी अभी डूबते सूरज ने रंगा था पहाड़ी का माथा। अभी 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 डूबते सूरज ने रंगा था पहाड़ी का माथा। तब से ही सांवली पड़ती पहाड़ी ने देखो ना कैसा चुप है साधा। वाह। तब से ही सांवली पड़ती पहाड़ी ने देखो ना कैसा चुप है साधा। अरे वाह। एक और कविता मेरे सामने है जिसका चित्र विहीन रूप मैंने पहले सुनाया था, जो मेरे पिछले वाले कविता संग्रह में संग्रहित है, लेकिन यहाँ चित्र के साथ मैंने उसे लगाया है। अब आप पहले चित्र देखिए। ये उदयपुर के सिटी पैलेस में उतारा गया चित्र है, जिसके अंदर रंग बिरंगी मेहराबदार खिड़की के बीच में से कोई चेहरा बाहर झांक रहा है और उसके बेणी में एक गजरा महक रहा है। ये चित्र मैंने 2010 के आसपास लिया था, जब मैं अपने जापानी छात्रों के साथ उन्हें उदयपुर सिटी पैलेस घुमाने ले गया था। लेकिन कविता ये काफी पहले लिखी गई थी और कविता थी ये, जब से लिखा तेरी वेणी में झूमता है गजरा बेला का। ध्यान से सुनिएगा, बहुत छोटी सी कविता है। जब से लिखा तेरी वेणी में झूमता है गजरा बेला का, मेरी डायरी महकने लगी है। वाह। ये चित्र एक बार आप फिर देखिए। मेरी डायरी कविता मैंने इसके साथ जोड़ी है। एक और कविता में छोटी छोटी कविताएं हैं, मैं आपको सुनाता हूं। जापान में जब मैं था, मैं 2002 में जापान गया था और शायद 2008 या 2005 की बात हो, 2002 की ही बात है ये, मैं भूल रहा हूँ थोड़ा सा। अचानक एक दिन मैंने सोकर उठकर अपने कमरे की खिड़की खोली तो सामने का दृश्य देखकर मैं हतप्रभ रह गया। रात भर बारिश जो है हिमपात हुआ था। मैंने अपनी जिंदगी में पहली बार हिमपात देखा था। मैं रोमांचित हो गया उसे देख करके, और तब जो बिंब मेरे मन में उभरा वो मैंने कुछ दिनों के बाद फिर उसे लिखा था। ये न हाइकू है न कुछ, इसे एक बहुत छोटी सी कविता है, बहुत छोटी सी कविता। ध्यान से सुनिएगा और ये चित्र एक बार फिर से देख लीजिएगा। रुई के गालों की तरह से, रुई के पाए जैसे बर्फ के टुकड़े झाड़ियों पर जमे हुए थे, जैसे रखे हो, जैसे कि बच्चे लोगों में वो आइसक्रीम क्या कसी हुई बर्फ की वो खाते हैं ना, बर्फ का गोला। उस पे हाँ बर्फ का गोला, कुछ उस तरह से ये गोले रखे हुए थे। और मैंने ये कविता लिखी है। सारी रात हवा ने धुनी कपास। वाह। सारी रात हवा ने धुनी कपास। अगर आपको याद हो या किसी की स्मृति में हो तो बचपन में हमारे घरों में धुनियां आया करते थे, जो रुई धुनते थे, चारपाइयां जोड़ करके और एक चादर उसमें लगा करके रुई को तुन्न 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 करके धोते थे, और वो रुई के गाले ऊपर उठ करके उस चादर से चिपक जाते थे। कुछ ऐसे ही नाजुक नर्म से गाले या जो है कहना चाहिए गोले बर्फ के मेरे सामने मेरी खिड़की के नीचे मेरे बगीचे में दिखाई दे रहे थे, और ये बिंब मेरे मन में उभरा। सारी रात हवा ने धुनी कपास। और इसी तरह से उसी समय एक और मैंने दृश्य देखा, और वो दृश्य था कि मेरी खिड़की के सामने का वृक्ष जो पतझड़ की हवाओं में, ठंडी हवाओं में ठंडक से पूरा झर करके नंगा हो गया था, जो काला पड़ गया था,
उस हिमपात के कारण वो पूरा वृक्ष शुभ्र रंग का हो गया, सफेद हो गया। अब आप चित्र देखिएगा, ये चित्र है जिसके अंदर एक वृक्ष है, उसके ऊपर बर्फ लिपटी हुई है। और ये चित्र जब मैंने देखा, ये बिंब मैंने सामने देखा, तो मेरे मन में एक बिंब उभरा, और वो था दिगंबर वृक्ष रात गए हुए श्वेतांबर। दिगंबर वृक्ष रात गए हुए श्वेतांबर। कविता का शीर्षक मैंने दे दिया अवसरवादी। कल कुछ थे, आज कुछ हो गए। लेकिन हमारे कई कवि मित्रों ने कहा कि नहीं, तुम इस शीर्षक मत दो, क्योंकि इस बिंब के अर्थ बहुत सारे हो सकते हैं, तो सीमित मत करो। सहमत। लेकिन मैंने ये लिखा और छप भी गया, तो मैं इसे हटाऊं कैसे। एक और चित्र देखिए, ये पलाश के वन से गुजरते हुए उतारा गया चित्र है। ये रायपुर के आसपास मैंने कहीं खींचा था, छत्तीसगढ़ में। और ये पलाश से पूरा जंगल ऐसा लग रहा था कि दूर तक आग की लपटें निकल रही हों। और तब मैंने एक छोटी सी कविता लिखी थी, वसंत क्या आया सूखे ठूठ पलाश वन में आग लग गई। बसंत क्या आया सूखे ठूठ पलाश वन में आग लग गई। एक और चित्र 2015 में ही मैंने कोणार्क में खींचा था। उसी तरह के मूर्ति शिल्प का एक चित्र है। चित्र तो मैंने जो उतारा था बहुत दूर से उतारा था, इसलिए पूरा चित्र मैं नहीं ले पाया, लेकिन ये एक आलिंगनबद्ध युगल का चित्र है। और मेरी एक कविता थी जो 2002 के आसपास मैंने लिखी थी। चित्र ये 2015 का है, मुक्ति बंधन, जो बाद में कादम्बरी में भी छपी थी। वो कविता मैं आपको सुना रहा हूं। मैं जितना करता हूं याद उतना ही भूल जाता हूं, जितना जीता हूं रोज उतना ही मर जाता हूं। मैं जितना करता हूं याद उतना ही भूल जाता हूं, जितना जीता हूं रोज उतना ही मर जाता हूं। जितना ही जाता हूं यथार्थ के पास उतना ही भ्रम से भर जाता हूं। ये पास आना दूर करता है मुझे, और जितना दूर जाता हूं उतना ही पास आता हूं। जितना होता है अंधकार गहन पहचान होती है उतनी ही सघन। जितना छटपटाता हूं मुक्ति के लिए उतना ही शिकंजा कसता जाता है। पर जितना बंधता हूं तुम्हारी बाहों में, पर जितना बंधता हूं तुम्हारी बाहों में उतना ही मुक्त हो जाता हूं, उतना ही मुक्त हो जाता हूं। और आज की इस मध्य रात्रि की वेला में मैं अपनी अंतिम कविता पढ़ रहा हूं, जो मेरे इस संग्रह की शीर्षक से जुड़ी हुई है, कल जब मैं नहीं रहूंगा। हम सब कलाकारों की, कवियों की नियति होती है कि जीवन जीते जीते उनको कोई नहीं पहचानता, उन पर चर्चा भी नहीं कर पाता, क्योंकि बहुत सारे राग द्वेष होते हैं जिनके कारण उनकी चर्चा न करना ही अच्छा समझा जाता है। तो मुझे लगता है कि कल जब मैं नहीं रहूंगा तो मेरे शब्दों को लेकर के लोग क्या करेंगे, वो एक बिंब मेरे मन में था। तो मैंने ये एक चित्र उतारा। ये जापान के हकोने में ग्लास म्यूजियम है, उसमें ये सब ग्लास से बनी हुई कलाकृतियां हैं। और इसके अंदर ये ग्लास, रंग बिरंगा ग्लास का बना हुआ एक चीज है, और उसके अंदर मोती जैसा कुछ रखा है। तो मैंने इस कविता के साथ संयोजित किया है। कविता है आज की इस शाम की, इस रात्रि वेला की अंतिम कविता, कल जब मैं नहीं रहूंगा। कल जब मैं नहीं रहूंगा और मेरे शब्द रहेंगे, मैं तो नहीं रहूंगा लेकिन मेरे शब्द रहेंगे। कल जब मैं नहीं रहूंगा और मेरे शब्द रहेंगे, तब उनके अर्थ भी बदल जाएंगे, वे मेरी छाया से मुक्त हो चुके होंगे। मेरे राग द्वेष, मेरी प्रतिबद्धता और मेरी शरारतों से परे सीप में मोती की तरह खुल जाएंगे उनके अर्थ। कल जब मैं नहीं रहूंगा
तब मेरे शब्दों को ढाल बना स्वार्थों की लड़ाई लड़ेंगे लोग। कल जब मैं नहीं रहूंगा तब मेरे शब्दों को ढाल बना स्वार्थों की लड़ाई लड़ेंगे लोग। मेरे शब्दों की ओट में खेलेंगे लुका छिपी का खेल। तब मैं अपने शब्दों में कहीं नहीं होऊंगा और यही मेरी मुक्ति का क्षण होगा। धन्यवाद जी, बहुत बहुत शुक्रिया आदरणीय सुरेश ऋतुपर्ण जी। मित्रों, हमने इन कविताओं को सुना और इसके पीछे कवि जिस तरह के प्रयोग करता है उसे भी देखा। एक व्यक्ति के ही भीतर कितनी तरह की कलाएं सांस ले रही होती हैं, कितने तरह के सामंजस्यों के बीच वह अपना जीवन जी रहा होता है। आशा और निराशा, स्थापन और विस्थापन के बीच जीवन से जुड़े तमाम रंगों को कभी कभी अपने चित्रों में दर्ज करता है तो कभी अपने शब्दों में। और क्या संयोग जब हम कहते हैं कोई सर्जक युग का, समय का अतिक्रमण करता है। देखिए ये बातें कैसे सही सिद्ध होती हैं। कभी एक शब्दकार समय के पार चला जाता है, कई बार समय के विगत को आगत में बदल देता है। यह जो काल के साथ फ्लैशबैक की कथा है, चित्र कभी का कविता कभी की, कविता कभी की चित्र कभी का, यह सामंजस्य अद्भुत है, रोचक है और कहीं न कहीं सर्जना की विभिन्न माध्यमों के बीच स्वयं सर्जक ही सेतु बन जाता है। ये चित्र जितने अनूठे हैं, कवि की भावना भी उतनी ही अनूठी है, उतनी ही निष्पाप है। इन तमाम कविताओं से गुजरकर हमें अच्छा लगा। हमारी ओर से शुभकामनाएं, आप तमाम देखने वालों की ओर से शुभकामनाएं कि कवि की यह पुस्तक शीघ्र ही हम सभी के बीच पहुंचे। बहुत बहुत शुक्रिया, आभार। इस रात्रि में, देर रात्रि में समय निकालने के लिए आपको जगाकर, नींद से सोए हुए कवि को जगाकर हमने उसे कष्ट दिया। हालांकि हमें मालूम है कि कभी नींद में भी कविताओं का ही कोई स्वप्न बुन रहा होगा, मगर जिस तरह से सुरेश जी ने समय निकाला और इतने प्रेम से, स्नेह से इन कविताओं का पाठ किया, हम सचमुच उनके हृदय से आभारी हैं। बहुत बहुत आभार। नमस्कार।